प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपेंद्र नाथ जी अस्क द्वारा लिखी गई एकांकी साहब को जुकाम है उसकी संक्षिप्त कथा और क्या उद्देश्य लेकर के या ये नाटक एकांकी के तत्वों पर कहाँ तक खरी उतरती है उसके बारे में जो द्वितीय वर्ष में पुस्तक है 10 एकांकी संग्रह जो है हेतु भारद्वाज द्वारा लिखित, उनके विचारों में इस एकांकी का क्या महत्व है, किस तरह से विकास है, संक्षेप में जो इन्होंने बताया है उस पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि ये जो संकलन करता है इस पुस्तक के वो इस एकांकी के बारे में क्या सोचते हैं। साथ में थोड़ा बहुत अपने अलग से विचार करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ हम लेंगे, साहब को जुकाम है, यह अस्क की एकांकी है और एक ऐसी एकांकी है जिसमें उन्होंने जो नाट्य कर्म होता है या रंग कर्म जो होता है उसी को ध्यान में रख करके और ये लिखी है। और ये कहानी भी नाट्य मंडलियों पर ही है। इसकी जो साहब को जुकाम जो नाटक या एकांकी लिखी गई है ये भी एक ऐसी मंडली पर आधारित है जो कि नाटकों का और एकांकियों का मंचन करती है। तो इनकी जो समस्याएं सामने आती है उन समस्याओं पर ही आधारित है। अब वो किस तरह से लेखक इनको करते हैं हमारे सामने प्रस्तुत, वो हम यहाँ देखेंगे, जो कि इस एकांकी संग्रह के संकलनकर्ता हमको बता रहे हैं। इसमें हम जानते हैं कि हर जगह शहरों में तो ख़ास तौर पर शौक या नाटक मंडलियाँ होती है। शौक या किसे कहते हैं? जो बिना पैसे लिए सिर्फ शौक के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए मंचन का कार्य करते हैं, नाटक मंचित करने का कार्य करती हैं। और पेशेवर किसे कहते हैं? जो पैसे के लिए कार्य करते हैं। तो ये पैसे के लिए कार्य करने वाली मंडलियां नहीं है बल्कि शौकिया मंडलियां हैं जो कि अपनी भावनाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपनी कला का प्रदर्शन के लिए और लोगों के मनोरंजन के लिए इस तरह का कार्य करती है। अब अस्क जी ने जिस तरह की एकांकियाँ लिखी है जिनमें कि मध्यम वर्ग की मानसिकता को उन्होंने विशेष तौर पर ध्यान दिया है और मध्यम वर्ग किस तरह से सोचता है, किस तरह से अपना कार्य करता है, किस तरह से छद्म और लोभ उसके मन में समाये हुए होते हैं, किस तरह से वो लालच से प्रेरित होकर गतिविधियां करता है और किस तरह से उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है बड़ी बड़ी, लेकिन वो पूरी हो नहीं हो तो उनकी पूर्ति के लिए वो किस क्षुद्रता तक, किस निम्न श्रेणी तक आ जाता है, वो है ये सारी बातें, ये समस्त प्रकार की जो कार्य हैं वो इनकी एकांकियों में हमको मिल जाते हैं। तो वो चीज़ इस एकांकी में भी हमको यहाँ मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस एकांकी की जो खासियत ये है कि किसी भी शहर में, किसी भी जगह इस एकांकी को खेला जाना संभव होता है या इसका मंचन किया जाना संभव हो सकता है। ये एकांकी इतनी आसानी से मंचित की जा सकती है, घटनाक्रम इस तरह से दर्शाया गया है कि कहीं भी इस एकांकी को आसानी से मंचित किया जा सकता है। किसी भी शहर में ऐसी एकांकी को खेला जा सकता है। नाटक की जो जहाँ तक कथा का सवाल है वो बड़ी सीधी सादी कथा है। इसमें किसी एक नगर में नाट्य संस्था होती है जिसका नाम होता है आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी नाम से एक संस्था है जिसमें एक नाटक खेला जाता है और उस नाटक का नाम है शहजादा सलीम। शहजादा सलीम। अब देखिए खास बात, कहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। शहजादा सलीम नामक एक नाटक है जो कि ये आर्ट सर्किल नाम की एक जो मंडली है वो उसने खेला है। अब है मंच को ये आर्ट सर्किल ने इस नाटक को मंचित किया था और उसके बाद मंचन के बाद इसका एक सदस्य
जो धीरेन्द्र दत्त नाम है जिनका, और इस नाटक मंडली के एक प्रमुख सदस्य हैं, जो महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं उनमें से एक है, और धनी व्यापारी भी हैं। उन्होंने इस एकांकी के मंचन के, इस नाटक के मंचन के बाद और एक चाय पार्टी दी है। अब देखिए, पार्टी किसी भी तरह का हो, चाय पार्टी है, पूरी पार्टी है खाने पीने की, तो देखिए कि आमतौर पर मेज़बान वहाँ उपस्थित मिलता है, जो पार्टी देता है वो वहाँ उपस्थित रहता है और लोगों की आवभगत करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है वो देखिए, इसमें क्या हुआ कि अन्य जो संस्थाएं थी, अन्य रंगकर्मी जो थे, इनकी संस्था के अलावा उनको भी आमंत्रित किया गया है। खाली अपनी संस्था के लोग ही नहीं, बल्कि अन्य संस्थाओं के लोग, अन्य जो कलाकार हैं या रंगकर्मी हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। और वो लोग आमंत्रित करने के पश्चात जब समय पर वहाँ पहुँचते हैं दत्त साहब के बंगले पर, तो वहाँ न तो दत्त साहब उपस्थित हैं, न उनका कोई साथी उपस्थित है, और न उनका चपरासी तक भी उपस्थित नहीं है, न सेक्रेटरी उपस्थित है, कोई भी उपस्थित नहीं है। तो देखिए अजीब बात यहीं आती है। तो निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे। अब क्या सवाल उठेंगे, कैसे उठेंगे, वो अपने इस पुस्तक के अनुसार ही चलेंगे। पहले कर देंगे तो फिर पुस्तक को क्या पुस्तक में लेखक ने या संकलनकर्ता ने क्या लिखा है वो हम नहीं देख पाएंगे। और आर्ट सर्कल जो है उसका कोई दूसरा सदस्य भी वहाँ दिखाई नहीं देता, मेहमानों के अवगत करने में कोई दिखाई नहीं देता है। तो फिर क्या स्थिति है? इस पार्टी में दत्त साहब की अनुपस्थिति में ही लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं। चाय पार्टी की जो भी व्यवस्थाएं हैं वहाँ, चाय है, बिस्कुट है, जो भी है, चाय पार्टी है तो कोई बड़ी तो चीज़ें होगी नहीं। नाश्ता में यदि है तो एक आध कोई आध मिठाई का पीस हो सकता है, वो कुछ भी होगा, लेकिन उससे हमें यहाँ ज़्यादा मतलब नहीं है अभी। तो लोग वहाँ शुरू कर देते हैं उनकी अनुपस्थिति में भी चाय पार्टी। और इस पार्टी में एक युवक भी आया है, मोहन गुप्त नाम का एक लेखक है, वो भी आया है। अब वो आया है या उसको बुलाया गया है वो आगे स्पष्ट होगा। वो बरामदे में बैठ करके और धीरेन्द्र दत्त जी का इंतज़ार कर रहा होता है। लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे आ रहे हैं, बारी बारी से आ रहे हैं, और दत्त साहब अथवा आर्ट सर्किल के अन्य अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में पूछताछ करते हैं। उस जो व्यक्ति है, जो नाम क्या था उसका, मोहन गुप्त से भी पूछताछ कर लेते हैं कि वो कैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थितियां वहाँ हमको मंच पर दिखाई दे जाती हैं। अब उसके बाद उनमें जब आपस में चर्चा होती है तो मोहन गुप्त भी सुनता है, और उनकी चर्चाओं से एक चीज़ निकल कर के आती है, वो है कि आर्ट सर्कल में शहजादा सलीम के प्रमुख अभिनेता नारायण को लेकर के फूट पड़ गई है। शहजादा सलीम का प्रमुख अभिनेता तो सलीम का रोल करेगा वही होगा, तो शायद वो सलीम का रोल करने वाला ही होगा। तो उसके कारण फूट पड़ गई है। और वो फूट का कारण क्या है? 3 महिला सदस्य जो उस एकांकी में रोल कर रही होती है, उस एकांकी में अभिनय कर रही होती है। और वो तीनों ही महिलाएं क्या है कि नारायण के प्रति आकर्षित है। और इसी कारण उस बातचीत के दौरान सामने आता है कि शहजादा सलीम का मंचीकरण को लेकर आर्ट सर्किल में अंदरूनी विवाद जो है वो पैदा हो गए हैं। या अंदरूनी विवाद के प्रसंग जो है उसके विविध पहलू, जो विविध घटनाक्रम है उससे संबंधित, वो सामने आते चलते हैं। तो इसमें आगे ये पता लगता है कि शहजादा सलीम की भूमिका प्राप्त करने के लिए भी अभिनेताओं ने क्या क्या तिगड़में की, वो भी यहाँ स्पष्ट किया, उनकी बातचीत से हमारे सामने आता है।
और इसके साथ साथ ही नगर की अन्य जो शौकिया रंगकर मंडलियां हैं उनकी भी पोल खुलती है। अपनी मंडली के नाटककारों की, अभिनेताओं की तो खुलती है, क्योंकि उनके तो आपस में सीधी टसल है। और अन्य रंगकर्मियों, अन्य नाट्य मंडलियों के लोगों के साथ भी चूँकि एक दो संस्थाएं हो गई या अभिनेता हो गए, तो उनमें आपस में एक प्रतियोगिता चलती है। और इनमें होता है कि प्रतियोगिता चलते चलते इनकी प्रतियोगिता संकीर्णता ले लेती है और तब ये एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये दूसरे की प्रगति को नहीं झेल पाते, तो इनमें एक द्वेष पैदा हो जाता है, जिसके कारण की इस तरह की चर्चाएं होती है। वे एक दूसरे की पोल खोलते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं। ये सारी बातें होने के बाद पहले तो दत्त साहब का चपरासी वहाँ प्रकट होता है और वो वहाँ सूचना देता है कि दत्त साहब को जुकाम हो गया है। आप जानते हैं जुकाम क्या होता है, और कोई बहाना नहीं मिले तो हम जुकाम का बहाना कर देते हैं, क्योंकि जुकाम एक तो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन दूसरे को होने की पूरी संभावना रहती है। फ्लू है तो फ्लू फैलने की संभावना रहती है, लोग भी बचने की कोशिश करते हैं कि चलो नहीं आया तो ठीक है। वही है कि साहब को जुकाम है, और फिर जो सेक्रेटरी है वो भी यही सूचना देता है कि साहब को जुकाम हो गया, इसलिए साहब नहीं आए। ये सूचना मिलने के बाद आए हुए मेहमान धीरे धीरे वहाँ से विदा होने लग जाते हैं, लेकिन एक मेहमान मोहन गुप्त वहाँ बैठा रहता है, क्योंकि उसको उनका सेक्रेटरी जो है दत्त साहब का, वो रोक लेता है कि आप रुकिए। जब सब लोग चले जाते हैं मोहन गुप्त के अलावा, तो दत्त साहब वहाँ पधारते हैं और वो स्पष्ट कहते हैं कि भाई जुकाम तो एक बहाना था ताकि लोगों से मिलना नहीं पड़े। क्यों था बहाना? वो उल्टी सीधी चर्चाएं करेंगे, तो वो जब दूसरों की बुराई करें तो दूसरे भी खोद खोद के पूछेंगे तो सही। यदि इस प्रतिद्वंद्वी संस्था में कोई फूट पड़ती है तो वो उस फूट को और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, उसको उभारने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वो उन लोगों के सामने नहीं आना चाहते थे कि कोई ऐसी वैसी बात न निकल जाए। असली बात यह थी कि आर्ट सर्कल अपने सदस्यों की आपसी खींचतान के कारण टूट गया है। दूसरे सदस्य वहाँ क्यों नहीं मिले? कि उसमें एक टूटन पैदा हो गई, जिस कारण वो एक जगह पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। और दत्त साहब जो है शहजादा सलीम की प्रमुख अभिनेत्री, जिसने सलीम की प्रेमिका का रोल किया है, उसके साथ मिलकर के एक नई संस्था रंगध्वनि बनाते हैं, स्थापित करने की योजना बनाते हैं। मूल कारण ये था, और मोहन गुप्त को रोकने का भी यही कारण रहा था। क्या योजना है उनकी? क्योंकि पहले वाला जो है उनका जो आर्ट सर्कल है वो तो टूट गया है, तो वो नया सर्कल बनाते हैं, एक नया मंडल बनाते हैं, नई संस्था बनाते हैं, जिसका नाम रंगध्वनि रखना चाहते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। और उसमें उनकी योजना है कि वो मोहन गुप्त का नाटक खेलेंगे। आगे पहले भी हमने किया। मोहन गुप्त क्या है? एक लेखक है, और नाटक खेलेंगे मतलब वो जो लिखेगा वो नाटक खेला जाएगा। अब आते हैं, ये तो कहानी हो गई, अब आते हैं कि इसमें क्या चीज़ खासियत है इस नाटक की, इसमें कौन से उद्देश्य को लेकर के चला है। साहब को जुकाम है, वो एकांकी जो है उसका शिल्प जो है, उसकी बुनावट जो है वो अत्यंत गठी हुई है। शिल्प अत्यंत गठा हुआ है, बिखरी हुई एकांकी बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारा कार्य व्यापार जो है कहाँ घटित हो रहा है? दत्त साहब के बरामदे में, धीरेन्द्र दत्त साहब के बरामदे में घटित होता है। अब घटनाओं को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, उसमें बहुत से पात्र भी हैं इनके, उनकी बातचीत के माध्यम से, और वहाँ एक फ़ोन रखा है, तो पात्रों के जो संवाद है उनके माध्यम से और साथ में फ़ोन की युक्ति के माध्यम से अनेक सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। और इसमें एक खासियत और है कि बहुत से अभिनेता तो मंच पर तो आते ही हैं,
लेकिन ऐसे लोग भी मंच पर हैं उपस्थित जो वहाँ वास्तव में उपस्थित, भौतिक तौर पर उपस्थित है ही नहीं। वो फ़ोन के माध्यम से या 2 या 3 जो जितने भी पात्र हैं उनकी आपसी बातचीत के माध्यम से वहाँ उस एकांकी में उपस्थित रहते हैं। वो उन लोगों की वार्तालाप के माध्यम से वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो अब देखिए मंचन का कितना अच्छा तरीका है। पात्र खूब हैं भी और नहीं भी है। एकांकी पर आने वाले पात्र तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों के माध्यम से बहुत से पात्र उस एकांकी में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी विशेषताओं का पता लगता है और वो इस कहानी को, एकांकी की कहानी को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी योगदान देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साहब को जुकाम है, इसकी विशेषता विशेष तौर पर इसकी जो नाटकीय कथा वस्तु है या इसकी कथा वस्तु की जो नाटकीयता है वो इसकी एक विशेष बात हो जाती है। और गठावा शिल्प हम ऊपर देख चुके हैं और उसके साथ साथ क्षिप्र गति और चुटिले संवाद भी इसकी विशेषता है। क्षिप्र मतलब तेज गति, ये नाटक धीमा नहीं है बल्कि तेज गति से आगे बढ़ने वाला नाटक है। तो क्षिप्र गति का और चुटिले संवादों वाला नाटक है जो कि किसी भी एकांकी के लिए एक आवश्यक तत्व माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कलाकारों के बीच में और नाटक जो संस्थाएं हैं उनके बीच में किस तरह से आपसी प्रतियोगिताएं चलती है और एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव चलते हैं, एक दूसरे के जो प्रति बुरे भाव रखते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपस में उनकी बनती नहीं है। ये सारी बातें या उनके जो छोटे छोटे जो मन के भाव हैं उनको यहाँ इस एकांकी में प्रस्तुत किया जाता है। जो मध्यम वर्गीय लोगों में ही है ये नाटक वगैरह बनाने का, करने का। देखते तो सभी तरह के लोग हैं लेकिन करने वाले अधिकतर वही लोग होते हैं। तो आकांक्षाएं तो बड़ी होती है, कार्य उतने बड़े होते नहीं। आप सोचते तो बहुत ऊंचा है लेकिन उसके अनुसार आपकी योग्यताएं होती नहीं है। तो क्या पैदा होता है? मन में एक विषाद पैदा हो जाता है, दूसरे के प्रति विद्वेष पैदा हो जाता है जो कि उनकी सोच को नीचा कर देता है। तो इस तरह की सोच को प्रकट करने का इस एकांकी में एक सफल प्रयास किया गया है। कल हम आगे जो है इस एकांकी के प्रमुख पात्रों पर चर्चा करते हुए और आगे बढ़ेंगे। और आज की है कि इस पुस्तक में जो कि आपके पाठ्यक्रम में उसके अनुसार इस एकांकी की कथा वस्तु क्या है और इसका उद्देश्य क्या है उसको स्पष्ट करिए। ये लिखवाते हुए मैं यहाँ अपने बातचीत को विराम देता हूँ। जय हिंद।